गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। मुझे पता नहीं, मैं इन्हें सितंबर में ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा कि आफ्टर सितंबर, जैसा कि नोटिस में गया था। ठीक है, तो देखते हैं, उस चीज पे भी आएंगे। परंतु इस लेक्चर को मैं रिवीजन से स्टार्ट नहीं करूंगा। रिवीजन भी हम करेंगे पिछले लेक्चर की, बट वो हम बाद में शुरू करेंगे। पहले जो इस लेक्चर का मेन कंसेप्ट है, या जो मेन कोर जिसके जिस नाम से ये लेक्चर जाना जाएगा, वो हम शुरू करते हैं। और इस ओ माय गॉड, बादल बरसा बिजुली, मतलब बादल फटने की तरफ आवाज आ रही है, मतलब बिजली गिरने की। फटेगा तो नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। So today we are moving towards the oogenesis. oogenesis को स्टार्ट करेंगे हम। oogenesis क्या होता है? oogenesis का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ ooted, फॉर्मेशन ऑफ ooted फ्रॉम oogonia। जैसे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम फ्रॉम अब तो हमने स्पर्म पढ़ लिया था। स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या डिफरेंस था? स्पर्मेटिड से स्पर्म ही तो बनता था। स्पर्मेटिड से स्पर्म बन नहीं जाता था क्या? बनता था ना। तो कैसे बनता था? स्पर्मिएशन की स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस से बनता था। स्पर्मियोजेनेसिस से बनता था। हाँ, पर इसमें हमें ऊटेड बनाना है। ठीक है, किससे किससे बनाना है? ऊटेड फ्रॉम oogonia। जैसे वहां पे हमने स्पर्मेटोगोनिया से बनाया था। तो फॉर्मेशन ऑफ ooted फ्रॉम ओगोनियम या oogonia। अब ये सारी चीजें कहां पे हो रही होंगी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अच्छा, मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में हमने ओवरी नहीं नहीं ठीक है। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ ऊटेड फ्रॉम oogonia, oogonia से ऊटेड बनाना है। तो हमने पिछले लेक्चर में जब आपको ओवरी का स्ट्रक्चर कराया था, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने आपको करवाया था कुछ, है ना। और मैंने आपको इसकी इमेज नेट से भी दिखाई थी। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था आपको इस प्रकार से। ये हमने देखा था। यहाँ पे प्राइमरी ऊटेड था, प्राइमरी ऊसाइट कह लो। हाँ, प्राइमरी ऊसाइट था, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, फिर सेकेंडरी फॉलिकल था, राइट, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल्स आए थे। उसके अंदर आपका ऊसाइट आ रहा था, राइट। तो अब जब ये सारा जो प्रोसेस है, ये किसमें हो रहा होगा? इनसाइड द ओवरी हो रहा होगा। और इनसाइड द ओवरी भी कहां पे? इनसाइड द ओवरी, पहले आप लिखिए इनसाइड द ओवरी, इन फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स। तो अब सबसे पहले तो आपको फॉलिकल्स के बारे में जानना है। वो मैंने आपको जस्ट बेसिक तो बता दिया था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, वो तो नाम थे। अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉलिकल के बारे में बताता हूँ कि फॉलिकल में ग्रोथ कैसे कैसे होगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे जब हम oogenesis कवर करेंगे। अभी ये oogenesis नहीं है, oogenesis की भूमिका है। ठीक है, इस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे oogenesis को, बिकॉज इसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो इनको याद होता है, oogenesis याद ही नहीं होता कुछ भी। तो मैं आपको करवाऊंगा ये आसानी से, अच्छे से। तो ध्यान से देखना, ये है आपका प्राइमरी oocyte। अब आपको पता नहीं है कैसे बना, मैं आपको करवाऊंगा बाद में। ये प्राइमरी oocyte है। इसके आसपास ऐसा देखो, ये कुछ सेल्स हैं जो इसके आसपास हैं, ऐसे। ये देखिए, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी। क्या ये छोटा तो नहीं लग रहा ज्यादा? नहीं, इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट ही लग रहा है, मतलब इतना छोटा इतना बड़ा कुछ ऐसा फर्क नहीं लग रहा। ठीक है ना, मतलब हाँ, ये आपका है प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है प्राइमरी oocyte। या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसको है ना? नीचे लिखता हूं, दिस इज प्राइमरी oocyte। अभी प्राइमरी का सिंबल तो समझ रहे हो ना यार, एंड दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। ओके, अब क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल में पहले तो आप देखिए, जो बाहर लेयर है सेल्स की, ये मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल की लेयर्स को क्या बोलते हैं। शायद मैंने बताया था कि नहीं बताया, मेरे को इतना याद नहीं है, पर अगर नहीं बताया तो आप लिख लो। दीज आर ग्रैन्युलोसा सेल्स। और यहाँ पे कितनी लेयर है? सिर्फ एक ही लेयर है ना। अब अगर मुझे जाना है टू सेकेंडरी फॉलिकल,
इसी से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये रहा आपका प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी oocyte आ जाएगा, नहीं, प्राइमरी oocyte ही रहेगा। फिर ये मैंने आपके लिए बना दी ग्रेनुलोसा लेयर या ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, राइट। अब ये लेयर जो है वो बढ़ जाएगी, देखो ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स जो कि इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में। तो ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेन्युलोसा सेल्स इंक्रीज हो गए, ग्रेनुलोसा लेयर इंक्रीज होगी, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। और साथ में यहां पे आपको एक लेयर दिखनी शुरू हो जाएगी, एक लेयर इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर, एक लेयर। उसके लिए मैं एक मार्कर ढूंढ रहा हूं कोई अलग कलर का, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक तो हम यूज कर बैठे। हाँ ये रहा, ठीक है, ये चलता भी है मेरे ख्याल। तो ये मैंने एक लेयर बनाई, देखिए इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर, और इस लेयर का क्या नाम है, नीचे करके लिखते हैं ना, थीका। एक मिनट, विजिबल तो है पर थोड़ा छोटा, फिर आप चिल्लाओगे। थीका, इतना तो ठीक है, टेक्स्ट आंख जितना है, थीका, ठीक है। और ये आपका कौन सा फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब चाहे ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर भी आपके पास जो oocyte है वो प्राइमरी ही है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो कि थीका आ गया, ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ गए इन सेकेंडरी फॉलिकल। अब अगर मैं बात करूं टर्शियरी फॉलिकल की, तो टर्शियरी फॉलिकल में एक चीज नई आ जाती है। नई चीज क्या आती है वो मैं आपको बताता हूं, परंतु उससे पहले मैं थीका को बनाता हूं। वाह 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 वाह, ये मैंने क्या बनाया है, oocyte। अब ये कौन सा है, ये प्राइमरी नहीं है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। बिकॉज प्राइमरी जब सेकेंडरी में चेंज होता है तो वो टर्शरी के अंदर ही चेंज होता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों हो सकते हैं। अब वो हम जब पढ़ेंगे ना oogenesis, तब आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। अब ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, एक नया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आपके ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगे। अब इसको मैं कैसे बनाऊं अच्छे से, ऐसे तो ये वो लग रहा है भाई पॉलन ग्रेन, रुको, दूर से भी पॉलन ग्रेन ही लग रहा है, इसको जोड़ देते हैं। दिस इज नॉट पॉलन ग्रेन। अच्छा थीका से ना आपको शायद पॉलन ग्रेन का एंथर याद आ जाए, डायथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रागोनल, राइट। तो अगर आपको आ रहा है याद तो मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको पिछला सब याद है। पर ये थीका और वो थीका अलग अलग है। टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट, डायथीकस, इस तरह से आपके पास आया। अब जो ये आपके पास, पहले इसको मैं थोड़ा ऊपर करके बनाता हूं फिर आपको बताता हूं, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो अभी जो प्राइमरी या सेकेंडरी फॉलिकल है, अभी हमें पता नहीं है ना, अब फॉलिकल नहीं सॉरी oocyte, जो ये प्राइमरी या सेकेंडरी oocyte है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक लेयर डेवलप होनी शुरू होगी, इसमें एक लेयर डेवलप होनी शुरू होगी, पर वो किसमें होगी, इसमें नहीं होगी, वो अगले वाले में होगी, ठीक है। अगला वाला मतलब जो इसके अगला स्टेज है उसमें होगी शुरू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो नई चीज दिख रही है वो क्या चीज दिख रही है, ये वाला स्ट्रक्चर, कहाँ, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। तो मैं इनके पहले नाम लिख देता हूँ। थीका आपको दिख रहा है, पहले तो थीका दिख रहा होगा, इसमें क्या होगा, थीका थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, थीका की दो लेयर्स आ जाएंगे, देखिए ये आ गई थीका की दो लेयर्स इस तरह से। तो ये है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, अंदर वाली को थीका इंटरना, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना। ये है आपके पास ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स। ये आपके पास है एंट्रम, इट्स नॉट अ टेंट्रम, इट्स एंट्रम, एंड दिस इज द प्राइमरी स्लैश सेकेंडरी oocyte।
अब मैंने प्राइमरी स्लैश सेकेंडरी क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा कि सेकेंडरी oocyte होगा। ये आपका है टर्शरी फॉलिकल। आफ्टर टर्शरी फॉलिकल देयर विल बी ग्राफियन फॉलिकल। ओके, आफ्टर दिस देयर विल बी ग्राफियन फॉलिकल। सो लेट्स अच्छा, यहाँ पे आप इसको भी, यहाँ पे तो है वो लेयर, यहाँ पे भी ऐसा बनाओ एक लेयर टाइप, यहाँ पे भी इसके आसपास एक ऐसी लेयर बना दो। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जो आपका टर्शरी फॉलिकल बनाया है, इसके बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। इसकी भी हेडिंग मैं लाल से डाल देता हूं। इसके बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब हमने पढ़ा था अबाउट ओवरी। तो ये मैंने ग्राफियन फॉलिकल बनाने जा रहा हूं अभी। तो पहले थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये आपके पास आ गया। अब एंट्रम जो है वो फुली डेवलप हो जाएगा। ये देखिए पूरा फुली डेवलप एंट्रम है। और यहाँ पे जो आपका ये था, ये आपका क्या है, अब देखो ऊपर में क्या था, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, इसलिए हमने लिख दिया कि पहले तो प्राइमरी है बाद में सेकेंडरी बन गया। अब यहाँ तो प्रॉपर सेकेंडरी ही होगा ना। ये तो ये है आपके पास सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte आपके पास ये रहा। और इसके पास जो है वो पूरी एक प्रॉपर लेयर हो जाएगी। देखो इसको मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया, एक्चुअली ऐसे ऐसे होगी नहीं ऑफ कोर्स, पर जस्ट टू शो यू। ये आपके वही ग्रेनुलोसा सेल्स, ओके, इज इट ओके नाउ? अच्छे से ना डायग्राम बन नहीं रहा है, इससे चेक करो, मैं देखूं जरा कैमरा में। हाँ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। यस इट इज विजिबल परफेक्टली। अब इसमें वही चीज है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। एक मिनट थोड़ा साइड कर दो, इससे मैं इसको कवर कर देता हूँ बाद में बोर्ड को। दिस इज थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना ग्रेनुलोसा सेल्स है। और ये आपके पास अब जो है दिस इज सेकेंडरी oocyte। टर्शरी oocyte आएगा ही नहीं, टर्शरी oocyte होता ही नहीं है क्योंकि oocyte नहीं oocyte। ठीक है, और ये आपके पास जो लेयर आ गई दिस इज जोना पेलुसिडा। और ये लेयर खुद ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा। इट इज नॉन सेलुलर लेयर, ये एक तो नॉन सेलुलर होगी, विच विल बी सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी फॉलिकल इटसेल्फ। सेकेंडरी फॉलिकल खुद ये लेयर बनाएगा। इतने नीचे दिख रहा है इटसेल्फ, इटसेल्फ नहीं दिख रहा तो आप खुद लिख लेना इटसेल्फ। ओके, तो ये जो है जोना पेलुसिडा, ये किसने बनाई है, सेकेंडरी फॉलिकल ने। ये देखो मैं लाल से भी थोड़ा थोड़ा ऐसा, ये जो लाल से दिखा दी ना मैंने, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। और ये जो है ये है एंट्रम जो कि फुली डेवलप्ड हो चुका है। दिस इज डेवलप्ड एंट्रम एंड डोंट यू डेयर शो मी योर टेंट्रम्स। ओके, तो ये टर्शरी फॉलिकल के बाद ये कौन सा है, ग्राफियन फॉलिकल है। अब आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी मैंने आपको बताया था सिर्फ नाम से, अभी आप जस्ट ये देख रहे हैं। इसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा, सब जुड़े जाएगा, सब जुड़ता जाएगा। अगर आपने शुरू से देखा है ना लेक्चर, सब जुड़ता जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में, ये 6 है ना, तो 4 में मैंने आपको ये सारे नाम बताए थे सिर्फ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शरी, फिर ग्राफियन, ये सब बताए थे सिर्फ नाम। पर आज देखो आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि किस फॉलिकल में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। प्राइमरी oocyte आया, प्राइमरी oocyte ही रहा। देखो इसको भी मैं प्राइमरी oocyte को ऐसे लिख देता हूं, प्राइमरी oocyte ही रहा, बस थीका आ गया, थीका आया सेकेंडरी फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिकल आया जब थीका 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया और इसके अंदर एंट्रम आ गया। एंट्रम के बारे में भी लिख लीजिए, ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सब मैं एनसीईआरटी के टर्म यूज कर रहा हूं। ओके, और ये प्राइमरी या सेकेंडरी oocyte है, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर बनेंगे। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte होगा जो कि सिक्रीट हो जाएगा, जो सॉरी
फिर जोना पेलुसिडा आ जाएगी जो कि सेकेंडरी फॉलिकल खुद ही सिक्रीट करेगा और ये लेयर होती है नॉन सेल्यूलर। अब इसके बाद क्या होता है, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल विल डीजेनरेट टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। वो भी मैं यहीं पे बना के दिखाई देता हूं आपको। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो कलर का होगा, येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर मैंने वो ओवरी वाला डायग्राम एक बार दोबारा बनाऊं ऐसा, ये आपके ओवरी आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपका है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte। फिर इससे क्या बना, देखो ये थीका आ गया ना, थीका आ गया और थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ गए। फिर इसके बाद क्या आया, ये वाला थर्ड यानी टर्शरी फॉलिकल, उसमें क्या था, एंट्रम आ गया, थीका ने अपनी 2 लेयर्स बना ली और ये आपके पास oocyte। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया, जगह थोड़ी कम है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। अरे यार, एक मिनट, ऐसे ठीक है, नाउ इट्स ओके। इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहां पे बना देता हूं। अब आएगा ग्राफियन फॉलिकल, नहीं ऐसे ही बनाते हैं, इधर ग्राफियन फॉलिकल बना रहा हूं। ये देखिए, एक लेयर, दूसरी लेयर, ये एंट्रम डेवलप हो गया, यहां पे आपके सारे सेल्स आ गए। ठीक है, और ये जोना पेलुसिडा भी आ गई। ठीक है, अब ये जो है डीजेनरेट हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इस फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। तो वो भी आप यहीं पे लिख लो, एस्ट्रोजन सिक्रीशन। और ये जो सारा काम है फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर ग्रोथ कह लो या फॉलिकुलर डेवलपमेंट कह लो, ये सारी प्यूबर्टी के टाइम होती है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, फॉलिकुलर ग्रोथ जो है, या आप ऐसे कहो, ये नहीं ऐसे लिखो, ये एफएसएच की मदद से होती है। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल बनाएगा। अब देखना ध्यान से, फॉलिकल बनाए, ग्रेनुलोसा सेल ने एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा, ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, फिर बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, और यहां से आपका जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है, अब आपकी एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte को एग ही कहा गया है, तो आप ऊटेड उसको भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है जोना पेलुसिडा के साथ आपका रिलीज हो गया। दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस इज सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज हो चुका है। देखिए इतना नीचे दिख रहा है क्या, नहीं इतना नीचे दिख नहीं रहा, रुको मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, रिकॉर्डेड है ना तो मैं पॉज करके नीचे करता हूँ। यस, सो मैंने इसको प्रॉपर करके लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, ओवरी की लेयर का आप अब मुझे नाम कमेंट में बताएंगे खुद से, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बता दी है। ओवरी की लेयर का नाम, नाम देखो ओवरी की लेयर का और उसका सेम था, राइट, टेस्टिस की लेयर का। तो आप मुझे बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, टोनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो अब ये जोना पेलुसिडा बन गया, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी oocyte कह लो, या इसको आप एग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग ही लिख देता हूं, एग ही लिख देता हूं, एग सेल या ओवम, बिकॉज एनसीईआरटी में दोनों को सेम ही एक तरह से ट्रीट कर लिया गया है। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका मैंने आपको कलर बता दिया, इसको मैं थोड़ा सा अलग से साइड पे लिखता हूं, येलोइश कलर का कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनेगा। अब देखिए ध्यान से, हॉर्मोन्स मैं आपको सारे यहीं पे क्लियर करता जा रहा हूं। ये क्या है,
येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम। इतने नीचे थोड़ी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ओ यार, फिर से इतना नीचे नहीं कर सकता, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपका येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये क्या सिक्रीट करेगा? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको जब ओवरी करवाया था, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आपको समझना है तो पिछले लेक्चर्स देख के आने पड़ेंगे, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आना पड़ेगा। बिकॉज ओवरी मैंने जब करवाया है तो ये सारे नाम आपको पहले बता दिए थे, ओवरी के हार्मोन्स बताए थे, कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वो कौन रिलीज कर रहा है? यही कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर देगा। रिलीजेस हार्मोन्स को हम किस कलर से लिख रहे हैं? हार्मोन्स का कोई कलर नहीं लगाया तो स्टार लगा लेते ना, हार्मोन्स पे हम स्टार लगा रहे हैं। देखो ये एक हार्मोन का नाम आया, देखिए एस्ट्रोजन सिक्रेट किया ग्रैनुलोसा सेल्स ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये सारा काम करवाएंगे। और कोई बताया नहीं। अब ये जो है रिलीज करेगा क्या? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके हार्मोन्स का नाम आ गया। अब देखिए 3 जगह हमने आपको हार्मोन्स का नाम बताया है और ये आपके लिए तीनों ही बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिसको यही नहीं पता किसने क्या क्या रिलीज किया, जैसे फॉलिकल डेवलपमेंट जो हो रही है वो एफएसएच के टाइम पे हो रही है, मतलब एफएसएच की मदद से हो रही है। मतलब आपको जब फॉलिकल बनेंगे तो एफएसएच की पीक दिखेगी बॉडी में, राइट। एफएसएच का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऊपर दिखेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे करेंगे? बिकॉज अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पे एक आपको डायग्राम सा दिया हुआ है, ये देखिए, देखो यहाँ पे आपको सारे हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, ये एफएसएच, एलएच। अब आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, राइट। तो एफएसएच के कारण देखिए आप फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, एफएसएच इसीलिए थोड़ा सा पहले ऐसे है, फिर जब ओव्यूलेशन हो जाएगी तो एफएसएच अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल तक पहुंच गया तो फिर वो उसकी पीक नहीं आएगी क्या, ठीक है। फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम आया तो इसने क्या रिलीज किए? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इसकी भी पीक दिख गई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप इनके बारे में नोट करिए, जितना आपको भी करवाया है उसको पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको आगे का कार्यक्रम बताता हूं। आगे हम करेंगे कहानी आगे की। अच्छा यहाँ पे आप एक और चीज लिखना चाहो लिख सकते हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी यहीं पे लिख लो। ये जो डीजेनरेशन है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम बने, ये कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा, एलएच करवाएगा। उसकी पीक भी आपको दिखती है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं कहाँ लिखवाऊं आपको, ये कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नोट कर लेना ये सारे हॉर्मोन्स, एक स्टार लगा लो इस पे भी। देखो अब स्टार आपके 4 स्टार मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा हॉर्मोन्स आपको नहीं पढ़ने फॉर फीमेल, ठीक है। एक एलएच है, एफएसएच है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। अगर आप अपना ग्राफ चेक करेंगे, किस चीज का ग्राफ? ये आपके पास जो ग्राफ है मैं आपको दिखाता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ आपके पास पेज 50 पे बना है ओल्ड एनसीईआरटी में। तो वहां पे आप देखना आपको ओवेरियन हार्मोन दिए हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बिकॉज देखिए एफएसएच जो है, क्या इन्होंने रिलीज किया? नहीं, इन्होंने रिलीज नहीं किया। एफएसएच ने इनको बनाने का कार्य करवाया, फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाया, फॉलिकल की ग्रोथ करवाई, राइट। एंड साथ में क्या जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इन्होंने सिक्रीट किया? नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को डिजनरेट करवाया, राइट। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल डेवलपमेंट हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किसके हार्मोन्स थे? पिट्यूटरी के, गोनाडोट्रोपिन्स। ये भी अगर आपने पढ़ा है अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें मैंने आपको सब बताया था। अब अगर आप पिछला नहीं पढ़ के आएंगे तो आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, अचानक किसी लेक्चर में आप घुस जाएंगे एक तरफ आतंकवादी की तरह, तो उसी की तरह मारे जाओगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? फॉलिकल डेवलपमेंट आपके पास क्लियर कर दी। अब इस फॉलिकल डेवलपमेंट को आप अच्छे से जो है एक बार पढ़िए और इसको ध्यान से देखना, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं तब तक। यस, सो हियर इट इज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो हमने पढ़ ली। अब हम oogenesis, मेन oogenesis पे आएंगे कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी,
तो हमने देख लिया कि ये टर्शरी वगैरह बन रहा है। oogenesis तो मान लो हो ही गया, लगभग आधा हो गया, बस आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना है oogenesis में, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो oogenesis का आपके बुक में भी एक वो दिया है फ्लो चार्ट, तो मैं भी आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से ही करवाऊंगा, ठीक है ना। परंतु साथ साथ में आपको मैं फॉलिकल्स तो चलो आपको बता ही दिया ना पहले ही कौन से फॉलिकल किस में है, ठीक है। तो अब फ्लो चार्ट हमें कर लेते हैं फॉर oogenesis। oogenesis यूजिंग अ फ्लो चार्ट, आपकी एनसीईआरटी में भी फ्लो चार्ट ही है, तो हमने जैसे उसमें भी फ्लो चार्ट किया था ना स्पर्मेटोजेनेसिस में, वैसे हम यहाँ पे भी आपको एक फ्लो चार्ट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, जैसे उसमें क्या था ऊगोनिया था, देखो साथ साथ में कनेक्ट करते जाना है आपको। ऊगोनिया, यहाँ पे भी एक ऊगोनिया है, इसमें और उसमें बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, बहुत बड़े बड़े अंतर, बहुत बड़े बड़े अंतर है। और यहाँ पे जो oogenesis है ना, ये स्टार्ट हो जाएगी एट फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो जो ऊगोनिया है ये फीटस में ही प्रेजेंट होता है, जो है छोटा सा बच्चा है ना, उसके अंदर ही ये जो आपका है ऊगोनिया ये प्रेजेंट होगा। और जैसे वहां पे था कि जो है पहले क्या हुआ था, पहले हुई थी माइटोसिस, वैसे इसमें भी माइटोसिस हो जाएगी नंबर को मेंटेन करने के लिए। माइटोसिस हो गई। अब ये जो ऊगोनिया है ये कैसा होगा, ऑफकोर्स 2n, चलो प्लॉइडी में आपको बाद में लिखवाऊंगा, रेड से लिखवा दूंगा। माइटोसिस हो गई। अब माइटोसिस से आपके पास क्या बना, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte किसके अंदर था, प्राइमरी फॉलिकल। तो फॉलिकुलर स्टेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे ना आपकी, चलो पहले आप इतना नोट करो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में फर्दर जो है माइटोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी, माइटोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी पर कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं, फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं। फीटल लाइफ में आपके पास कई सारी प्राइमरी oocytes होती हैं, है ना। फीटल लाइफ में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब ये जो हुआ ना, ये फीटल लाइफ में होता है माइटोसिस ओगोनिया में, राइट। तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ये यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करो, नंबर डाल लो, नंबर 1 जो ये हुआ ना माइटोसिस, इसको मैंने डाल दिया नंबर 1, ठीक है। अब काला मार्कर एक ये दिख रहा है, चलते हैं देखते हैं ये भी चलता है कि नहीं। हाँ ये चल रहा है बढ़िया से, इसको यूज कर लेते हैं। तो प्राइमरी oocyte से बनेंगे सेकेंडरी oocyte, परंतु जो ये सेकेंडरी oocyte बनते हैं ये कैसे बनते हैं उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो क्या समझना पड़ेगा उसको देखिए ध्यान से। ये जो है प्राइमरी oocyte, इसमें ना आपकी मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाती है पर कंप्लीट नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने का मतलब अभी सेल वैसा ही है पर कंप्लीट नहीं हुई। मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई तो क्या उसकी प्रोडी नंबर चेंज हो गया, नहीं, बिकॉज मियोसिस 1 कंप्लीशन पे प्रोडी नंबर चेंज होता था, हाफ होता था, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या कहा कि कंप्लीट हो गई मान लो, और ये कंप्लीट कब होगी, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है आपका प्राइमरी oocyte ही है, इसके अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, मियोसिस 1 started but primary oocyte arrested, फिर ये प्राइमरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 किसका होता है, मियोसिस 1 का ही होता है ना, तो प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएगा, राइट। प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गया, और जब ये अरेस्ट हो गया तो रिलीज्ड once puberty is hit, once a फीमेल का मैं सिंबल बना देता हूं, हिट्स प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ गई, एक मिनट पहले हम इसी को चालू करें, जब प्यूबर्टी आ जाएगी, हो जा कवर एक तो इसको ऐसे लगा दिया जैसे, हाँ जी। तो जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा उस अरेस्ट से, तो मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हेंस मियोसिस 1 कंप्लीट्स, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो क्या बनेंगे, ऐसी बॉडीज बनेंगी। अब क्या इनका साइज सेम होगा, नहीं, इनका साइज सेम नहीं होगा, एक होगी छोटी
और एक बॉडी होगी बड़ी, ठीक है। अब इसका कारण भी है, वो भी आपको बताएंगे। ये छोटी है, इसमें आपका साइटोप्लाज्म भी कम है। ये जो बड़ी बॉडी है इसमें देखो साइटोप्लाज्मिक का कम, जो अमाउंट है साइटोप्लाज्म का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये है पोलर बॉडी, और क्योंकि ये एक ही बनी है, अभी पहली बार बनी है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देंगे इसको, ओके। फर्स्ट पोलर बॉडी हमने इसको कह दिया। अब ये क्या है, ये है आपके पास सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, या मैं इनके नाम जो है वो किसी और कलर से लिख दूंगा, लेट्स से ग्रीन से लिख देते हैं नाम। ये क्या था, oogonia था। ध्यान से देखना इसको, सबको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। oogonia में माइटोसिस हो गया ताकि वो नंबर को मेंटेन कर सके, फिर ये आपके पास क्या बने, प्राइमरी oocyte बने। प्राइमरी oocyte बने, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई पर कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, इसकी प्लॉइडी नंबर अभी भी सेम ही रहेगी। परंतु जब ये मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गया, कहां पे अरेस्ट हुआ, प्रोफेज 1 में, और रिलीज कब हुआ, जब प्यूबर्टी आ गई। अभी तो फीटल स्टेज चल रहा है यहां तक, यहां तक देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कौन सा स्टेज है, फीटल स्टेज। फीटल स्टेज आपको पता है क्या होता है, व्हाट इज फीटस, व्हाट इज फीटस, आई होप सो आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में 10th में पढ़ा होगा आपने। फीटस क्या होता है, जब किसी बेबी के पास, कोई बेबी अभी पेट में ही है माँ के, और उसके बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो गए, तो उसको हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। बॉडी पार्ट्स दिखने मतलब हैंड, नेक, नोज तो नहीं दिखेगा थोड़ी, हैंड, लेग्स, ये सब दिखना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी, और इसको हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी oocyte। और अब सेकेंडरी oocyte जो बनी है, इनका प्लॉइडी नंबर अब अलग अलग हो चुका होगा। जो पोलर बॉडी है ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, दिस विल डिजेनरेट। और यहां से जो सेकेंडरी oocyte है, इससे नीचे दिख रहा है क्या, इससे नीचे अब आपको कम ही दिख रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, तो फिर मैं इसको कहां बनाऊं, अब इसको ऊपर करके बनाऊं, फिर से बनाऊं क्या, चलो पहले आप समझो, पहले आप समझो, फिर मैं बाद में बात को देखता हूँ। और नीचे कर दूं इसको, चलो इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर रहा हूँ पॉज करके। हाँ, तो मैंने इसको थोड़ा और नीचे कर दिया। अब आपको मैच शायद ही दिख रहा होगा, पर मेरे से आपको क्या ही लेना देना है, आपको लेना देना है कंसेप्ट से। अब देखिए जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी पर कंप्लीट नहीं होगी, स्टार्ट हो जाएगी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये मैंने क्या कहा, स्टार्ट हो गई। अब यार मैं इसका साइज छोटा कैसे कर दूं, साइज तो उतना ही रहेगा ना, देखो साइज उतना ही है, साइज सेम नहीं, सेम ही है, ठीक है। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखिए जब कंप्लीट हो जाएगी तो इससे एक बनेगी छोटी सी बॉडी, जो क्या होगी, सेकंड पोलर बॉडी होगी। मेरे ख्याल से अब तो पूरा बोर्ड आपको नीचे तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा था मेरे ख्याल से, है ना, यहां तक सेकंड पोलर बॉडी। और यहां पे जो आपके बनेगा ये होगा और बड़ा, थोड़ा सा इससे भी बड़ा होगा, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बड़ा हाई होगा, बहुत हाई होगा। और इसका कारण भी मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में ही बता दिया था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करा था, उसमें मैंने आपको कहा था स्पर्म में साइटोप्लाज्म कम होता है, इसलिए ओवम जब बनता है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता जाता है, और ताकि ये दोनों जब क्या करें, फर्टिलाइज करें, तो बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte ने जो बनाया है ये वो है। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले तो सेकेंडरी oocyte में भी मैं लिख देता हूं मियोसिस 2 स्टार्टेड, स्टार्ट तो हो गई, बट सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन, अब पहले देखो कहां पे था, प्रोफेज 1, अब है मेटाफेज 2, बिकॉज मियोसिस 2 है तो उसमें मेटाफेज कौन सा होगा, 2 ही होगा। मेटाफेज 2 कॉमा रिलीज्ड, रिलीज्ड once a sperm comes in its contact। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे मैंने क्या बनाया, एक स्पर्म आ गया इसके कांटेक्ट में, ये देखिए स्पर्म आया, फिर ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, या अब देखिए ध्यान से,
कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, स्पर्म आया तो स्पर्म तो एग सेल को फ्यूज करता है, ये तो oocyte को ही फ्यूज कर रहा है, सेकेंडरी oocyte को। इसीलिए मैंने कहा था कि सेकेंडरी oocyte को एनसीईआरटी एग भी कहती है, तो ये एग ही कह सकते हो या सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हो। और ये आपके पास क्या आ गया, ootyl आ गया, दिस इज ootyl, दिस इज ootyl। ओके, तो ये सेकेंड पोलर बॉडी है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। डीजेनरेट इतने नीचे दिख रहा है क्या, जितने नीचे बनाया है, मेरे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा, इससे नीचे काफी दिख रहा है। बस oogenesis की हेडिंग नहीं दिख रही, वो मैं थोड़ी साइड पे करके लिख देता हूँ, फिर इसकी फोटो खींच लूंगा प्रॉपर। oogenesis, ओके। सो ये क्या बन गया, ooted, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ooted बन गया आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास ooted बनते ही oogenesis इज ओवर, oogenesis कंप्लीट हो गई। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताऊंगा, प्लॉइडी नंबर पे अब हम बात करेंगे। मैंने आपको कहा था धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे और कंसेप्ट को पीक तक लेके जाएंगे। हाँ जी, तो ये ऊगोनिया था, ऊजोनिया बोलने लगा था मैं। ऑफ कोर्स ये कैसा होगा, 2n होगा। अब माइटोसिस हुआ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, प्राइमरी oocyte विल बी 2n यानी डिप्लॉइड। अब यहाँ पे मायोसिस 1 स्टार्ट तो हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, 2n ही है। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद प्लॉइडी नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये n है। अब मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, तो यहाँ पे भी प्लॉइडी नंबर सेम ही रहेगा, तो ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n ही होगा। अब आप ध्यान से इस चीज को देखिए, और ये देखो ये n है और ये स्पर्म भी ऑफ कोर्स n ही होगा। अब कोई ये ना समझे कि ये जो स्पर्म आया उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये हुआ, नहीं, स्पर्म आया तो ooted बन गया, ठीक है, या स्पर्म आया तो ये रिलीज हो गया मियोसिस 2 से। अब इसके लिए आपके मेन चीजें क्या है कि प्रोफेज 1 में पहले अरेस्ट हुआ, फिर मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ, ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए। और आपको मेन चीज ये प्लॉइडी लेवल्स पता होने चाहिए सारे, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब कब होगा। फीटल लेवल में यहां तक डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर यहां तक डेवलपमेंट होगी आपके पास, ये वाली डेवलपमेंट होगी आपके पास प्यूबर्टी में, सारी डेवलपमेंट ये वाली प्यूबर्टी में। और ये वंस सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस इज डन, उसके बाद ये सारा कुछ होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास ये पूरा का पूरा क्या है, oogenesis का फ्लो चार्ट, इसको आप नोट करिए, इसकी मैं फोटो भी खींच लेता हूं। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो मैं थोड़ा, हाँ फोटो खींच लेता हूं, फोटो में तो आ जाएगी हेडिंग, तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करिए, जल्द से जल्द इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। अब अगर मैं बात करूं फॉलिकल्स की, इनके फॉलिकल्स भी आपको पता होने चाहिए ना। फॉलिकल्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना है, अगर ऊगोनिया है प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte जब ऊगोनिया से बना तो फीटल स्टेज चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो फॉलिकल होगा वो कौन सा फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल होगा। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, तो ये जो पूरा आएगा, ये देखो पहले तो ये प्राइमरी ही है, इस देखो मैं यहाँ पे फीटल स्टेज भी लिख देता हूँ पूरा, फीटल स्टेज नहीं सॉरी क्या है वो, ये वाला जो यहां तक हुआ दिस इज फॉर प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल में होगा। फिर यहां से लेके यहां तक चीज जो है सेकेंडरी oocyte बनने तक, ये होगा आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सॉरी टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है ना। हाँ ये भी आपका, अब देखो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी oocyte था, तो ये आपका सेकेंडरी में अंदर भी ऐसा ही होता है, टर्शरी में ये जो मेन नीचे ऐसे करते हैं ना इसको, देखो ये आपका टर्शरी में है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल में होगा। और अगर मैं बात करूं फॉर द लास्ट जो कि क्या है, तो ये सर आपका कहां पे हो जाएगा, इन ग्राफिन फॉलिकल। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो रहने देते हैं ये लिखना, बिकॉज आपका डायग्राम आगे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, आपको समझने फिर आसानी की जगह और दिक्कत हो जाएगी बल्कि, ठीक है। तो आप जितना आपको बोला उतना नोट करो, कि करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज फॉलिकुलर डेवलपमेंट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा और जल्द से जल्द इसको देखिएगा। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, प्यूबर्टी में क्या होगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच बढ़ेगा, यानी कि यहां तक आपका प्राइमरी ही चल रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी, ये सब आपका प्यूबर्टी में ही होगा जब एफएसएच बढ़ेगा। तो
मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना, टर्शरी कौन सा होता है, फॉलिकल ही तो होता है, टर्शरी टर्शरी ऊ साइड तो हमने पढ़ा नहीं, तो मैं फॉलिकल की बात कर रहा हूँ। एफएसएच बढ़ा तो फॉलिकुलर ग्रोथ देखते जाइएगा, ठीक है। तो ये आप नोट करो जल्दी से जल्दी, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ टुवर्ड्स द अच्छा, एक चीज मैं आपको लिखवाना वो भूल गया ना, जो मैं आपको बोला था कि फीटल स्टेज से जब प्यूबर्टी में जाएंगे तो एक नोट आप यहाँ पे डाल लीजिए, चाहे अगले पेज पे लिखवा देते हैं, अगले पेज पे लिखवा लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। आई होप सो यू हैव नोटेड, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसको नोट करो। मुझे याद रखना चाहिए कि ये रिकॉर्डेड है, तो आप नोट तो कर ही लेंगे पॉज करके, है ना। अब हमें मेन चीज क्या लिखनी है, इससे एक नोट आपको लिखवाना है मुझे बस। पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ दोबारा पॉज करके। ओके, सो वी आर बैक विद बोर्ड अप अ लिटिल अप। तो नोट में आप क्या लिखिएगा, अबाउट फॉलिकुलर एस्टेरेशिया। अब इसमें क्या है, इन fetal life a female has nearly 1 million, मतलब बड़ी सारी, अलॉट ऑफ या 1 मिलियन कह लो, नियरली ऐसे लिखो, मिलियंस ऑफ oocytes। कौन से oocyte होंगे फीटस में, प्राइमरी oocytes। बट ध्यान से देखना इस चीज को, बट जब तक प्यूबर्टी आएगी, बट ओनली 60,000 to 80,000 रिमेन टिल प्यूबर्टी। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑफ कोर्स फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में देखो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes थे, फिर बाद में जब प्यूबर्टी आएगी, जो फीटल स्टेज से प्यूबर्टी में जाएगा कोई, तो उसमें इतने ही बचेंगे सिर्फ, ठीक है, किलिंग होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसको दिस इज नोन एज के ए का मतलब होता है नोन एज, ठीक है। दिस इज नोन एज फॉलिक्यूलर, जो कह रहे थे उनको दिखता नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ये देख लीजिए, फॉलिकुलर एस्टेरेशिया, ठीक है। स्पेलिंग सही है क्या, नहीं मेरे ख्याल से स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फॉलिकुलर एट्रिशिया ये होते हैं शायद, ठीक है। तो ये आपके पास फॉलिकुलर एट्रिशिया के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, परंतु उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा, पिछले लेक्चर की रिवीजन कैसे करेंगे हम, एनसीईआरटी खोल के। तो पूरा फीमेल जो है हमने पढ़ लिया है, बस उसके फीमेल के बारे में क्या पढ़ा है, बचा है, फीमेल के बारे में जो बचा है वो क्या है आपके पास, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और फिर बाकी छोटे मोटी चीजें हैं और 2-4। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको लगभग एक लेक्चर लग जाएगा, 7th लेक्चर। तो 12 लेक्चर्स में नियरली 12 भी ज्यादा बोल दिए मैंने, 12 भी ज्यादा ही कह दिए मैंने, है ना। बिकॉज अब अभी हमारा मेजर चैप्टर जो है वो कंप्लीट है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फिर आपको इस चैप्टर में कोई जरूरत ही नहीं है अच्छे से, फिर आपको इस चैप्टर में देखने जरूरत तो है देखने की, बिकॉज चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सीबीएसई में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट फिर आप उतनी कॉन्सेंट्रेशन से मत देखिए जितनी से आप देख रहे हैं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजिंग एनसीईआरटी, बिकॉज मैंने फीमेल की एनसीईआरटी आपको नहीं करवाई थी, राइट। तो पेज 44 पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts। ओविडक्ट आपको बताया था ना, हाँ, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो ये तो सबको पता ही है, पेल्विक रीजन में होता है ये सारा। दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम along with a pair of mammary gland, ये मेमोरी ग्लैंड भी हमने पढ़ ली थी, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। और ये बहुत अच्छे से ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे से हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है, बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, एफएसएस रिलीज हुआ, एफएसएस ने फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाई, फॉलिकल्स की ग्रोथ होने से जो है ग्राफियन फॉलिकल, जब मतलब फॉलिकल्स की ग्रोथ होने से क्या आया आपके पास, एस्ट्रोजन बढ़ा, किससे,
किससे बना, ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन बन गया, ठीक है। फिर जब ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनना था तो एलएच ने काम किया, एलएच के काम करने से जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया उसने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे। देखो हार्मोन्स का काफी अच्छा यहाँ पे तालमेल आपको दिख रहा है। और आप जब पढ़ेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको इन हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। कि जब पता चलेगा आपको अबाउट कि प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रखनी है तो कैसा हार्मोन, नहीं रखनी तो कैसे हार्मोन, ये सब हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन है। अच्छा आपने देखा ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन तो नहीं देखा, ऑक्सीटोसिन भी देखा था ना आपने इन दिस फीमेल ओनली, ऑक्सीटोसिन देखा था। और आपने देखा था जीएनआरएच देखा था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देखा था, राइट। तो हम सारे देखे हैं, आराम से हम हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गमीट एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। स्टेरॉइड का मतलब क्या है, नेचर ऑफ हार्मोन, जैसे होते हैं ना, आपने पढ़ा है क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं कि 11th चैप्टर में क्या बायोमोलिक्यूल्स, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज अब तो एनसीईआरटी चेंज हो गई है ना। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आपने पढ़ा है, प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स पढ़े थे ना, अलग अलग आपने हार्मोन्स देखे थे। तो ये कह रहे हैं कि ओवेरियन हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। Each ovary is 2 to 4 centimeter in length, connected to pelvic wall and uterus by ligaments। ये मैंने आपको ligaments का नाम भी बता दिया था। pelvic wall वाली ligament का नाम था suspensory ligament और uterus वाली ligament का नाम क्या था, ovarian ligament। आप इसको नोट कर लो आपकी एनसीईआरटी पे ही। Each ovary is covered by a thin epithelial tissue जिसको हम बोलते हैं which thin epithelium। उस epithelium का नाम क्या है, उस epithelium का नाम क्या था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। विच एनक्लोजेज दी ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर ओवरी का स्ट्रोमा आ रहा है। स्ट्रोमा मतलब ओवरी आ रही है, ओवरी का अंदर का पार्ट आ रहा है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये भी मैंने आपको बता दिया था। कॉर्टेक्स में जब हम वो डायग्राम ऐसा बना रहे थे ना पिछले लेक्चर में, ओवरी का डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स में देखो बिजली जो है बहुत कड़क रही है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स में क्या है, कॉर्टेक्स में आपके पास फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है। मेडुला जो कि डीप होता है, अंदर होता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि जक्स्टरी मेडुला, आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना। तो मैंने आपको वही रिलेट करके बताया था कि मेडुलरी पार्ट में क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। द स्ट्रोमा इज, हाँ तो मैंने देख लिया। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्ट्रक्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो ये भी हमने देख लिया था सारा कुछ। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी। ये हमने लिखा नहीं था नोट्स में, आप लिख सकते हो, अभी लिखना चाहो तो यहीं पे लिखवा देता हूँ, है ना। इसी यही वो होता है ना फैलोपियन ट्यूब। अब देखो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ आपको लिखवा रहा हूँ, डायमेंशन कितने दिए, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको जरूरी नहीं है लिखना, ओवरी के बारे में भी लिख लो, ओवरी की 2 to 4 लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ डायमेंशंस बता दी जो आपके एनसीईआरटी में आ रही हैं। अब देखो जो सिर्फ नोट्स देखेगा वो तो देखेगा अरे यहाँ पे क्या पढ़ाया है, अच्छा यहाँ पे पढ़ाया है फॉलिकुलर अट्रेसिया, और ये अचानक कहाँ भाग गए फॉलिकुलर ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी में, क्या हो गया ये, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अब लेक्चर देखोगे तो पता चलेगा। फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम जो मैं आपको बताया था, तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो पार्ट है क्लोजर टू ओवरी उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम की शेप भी लिख लो, ओवरी शेप, ओवरी शेप नहीं ओवल शेप, इनफंडिबुलम। इसकी शेप देखिए, पहले इसका स्पेलिंग देखो यार, स्पेलिंग सही है क्या, इनफंडिबुलम आई है, उसकी शेप क्या है, फनल शेप। ये फनल शेप आप लिख लीजिए। देखो एनसीईआरटी साथ में लेने का मतलब यही होता है कि आप उनको अपने नोट्स में लिखते जाओ जो आपने मिस हो गया आपसे, ठीक है। फनल शेप, द पार्ट क्लोजर, ये हो गया। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिम्बरी, ये भी लिखवा दिया था। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगी तो उसको जो ओवम निकलेगा ओवरी से आफ्टर वो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा, रप्चर हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी, ओवरी जो है निकलेगी एग, तो उसको कौन कैप्चर करेगा, कौन पकड़ेगा, फिम्बरी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, इनफंडिबुलम जो है एक वाइडर पार्ट में जाती है, इसको बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला ही क्या है, दिस पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज isthmus which has a narrow lumen and it joins the uterus। ये तो है ये, ठीक है। यूटेरस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब, और मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, हिजरा। द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। ये तो आपने बताइए आपको। यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ये भी हमने देख लिया था। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना, हाँ ये भी हमने देखा, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल जो है, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल जो है मिलकर क्या बना रही थी, बर्थ कैनाल बना रही थी।
वॉल ऑफ यूटरस 3 लेयर्स होती हैं उनमें, पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल थिन सी लेयर है, मिडल थिक लेयर स्मूथ मसल्स की मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूटराइन कैविटी को ये लाइन करती हैं। एंडोमेट्रियम में कई सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर है अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसने मॉन्स प्यूबिस देखा था, लेबिया मेजोरा देखा था, लेबिया माइनोरा देखा था, हाइमन, क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये भी देख लिया था। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो कि मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड डाउन द मॉन्स प्यूबिस सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता था। लेबिया माइनोरा भी इसके अंदर की तरफ है, अंडर द दिस टिश्यू, राइट, लेबिया माइनोरा है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, पार्शियली कवर्ड होती थी, ये भी आपको बताया था। हाइमन, द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये भी देख लिया था। हाइमन इज ऑफन टॉर्न आउट ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स, ये भी हमने पता था आपको कि जब हमने बोला था कि वर्जिनिटी का प्रूफ हाइमन नहीं होता। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horse riding, cycling. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Right? तो ये आपके पास था कि हाइमन जो है जरूरी नहीं है कि अगर वो एब्सेंट है तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही है, या जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट है तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। कई फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन वैसा का वैसा ही रहता है, तो टीयर आउट नहीं होता। अब मेमोरी ग्लैंड, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ब्रेस्ट्स जिनको आप कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वायबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट भी हमने इसमें देखा था ना, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। अब देखो 15 to 20 मेमोरी एल्वियोलाई थे, मेमोरी लोब्स, अच्छा हाँ सॉरी 15 to 20 मेमोरी लोब्स थे, उन मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई थे। मेमोरी एल्वियोलाई के जंक्शन पे आपके पास क्या था, मेमोरी डक्ट था, राइट। देखो एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल बना था, मेमोरी ट्यूब्यूल जब ज्वाइन हुए तो मेमोरी डक्ट बना था, मेमोरी डक्ट जब ज्वाइन हुए तो लेक्टिव मेमोरी एम्पिला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट, और उससे मिल्क जो है वो सक आउट हो जाता था। अब इसके बारे में बिल्कुल आपके लास्ट में भी दिया हुआ है तो मैं वहां से भी पढ़ूंगा ये चीज, ठीक है। लैक्टेशन के बारे में लास्ट पैराग्राफ पेज 54। The mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards an end of pregnancy by a process called lactation. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial days of lactation is called colostrum. ये भी हमने देख लिया था, colostrum बोलते हैं, इसके अंदर IgA immunoglobulin A होता है, which contains several antibodies, absolutely essential. Breastfeeding during the initial infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy child. तो ये भी हमने सारा कुछ देखा है यहाँ से, राइट। तो एक चीज मेरे को दिख नहीं रही, इन्होंने लिखवाया नहीं मेरे ख्याल, हाँ इन्होंने नहीं दिया हुआ, हमने करा था, उसकी रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि जब बेबी ने सकल कर दिया, इन्होंने एरियोला भी नहीं दिया मेरे ख्याल। एरियोला क्या होता है, शायद इन्होंने डायग्राम में दिया है, हाँ डायग्राम में दिया है गिवन एरियोला। एरियोला क्या है, आप डायग्राम में ही लिख लीजिए। एरियोला है एक जो बाहर पिगमेंटेड पार्ट होता है ना निप्पल का, उसको पिगमेंट्स अराउंड द निप्पल, उसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको, मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। इसमें एक चीज नहीं दी हुई, लैक्टेशन का जो प्रोसेस है पूरा वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो मिल्क है फॉर्मेशन वगैरह वो हमने करा हुआ है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं लेक्चर 5 में किया था, है ना। उसमें क्या था, बेबी ने सकल किया, सकल करने के बाद वो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंच गया, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज करा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ने पिट्यूटरी तक वो गया हार्मोन, पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीज करे, यानी एफएसएच और एलएच जो है वो रिलीज करे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था अबाउट दीज हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, तो ये सब आपने देखा था वहां पे, है ना, पिछले लेक्चर में, राइट। तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, क्या बोल दिया मैंने, जीएनआरएच थोड़ी रिलीज करेगा वो, जीएनआरएच थोड़ी रिलीज करेगा। अच्छा आपके पास जब पिट्यूटरी के पास मैसेज गया था, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज देता है, तो पिट्यूटरी ने एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों ने कुछ ना कुछ हार्मोन्स आपके सीक्रेट करे थे, राइट। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लोब था उसने क्या रिलीज किया था, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था, राइट। और ऑक्सीटोसिन कैसा वो है, अच्छा हमने फिर एक स्ट्रक्चर भी देखा था एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, उसके आसपास मायोथीलियल सेल्स थे, मायोएपिथेलियल, राइट। तो हमने वो भी देखा था कि जब ऑक्सीटोसिन है वो हमने देखा था, और हमने देखा था अबाउट दैट सेकेंड हार्मोन कौन सा था, और एक ऑक्सीटोसिन देखा था, और हाँ ऑक्सीटोसिन तो हो गया कि जो मिल्क को वो करवाएगा,
रिलीज कर इजेक्ट करवाएगा, राइट, मिल्क को लेट डाउन करवाएगा, मिल्क को इजेक्ट करवाएगा। पर और जो बनाएगा वो कौन सा था, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ने मिल्क को बना दिया। प्रोलैक्टिन कौन रिलीज करेगा, जो इसका एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पिछले लेक्चर से पढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था, हाँ फिर यही देखा था ना हमने लैक्टेशन के बारे में। अब हम आगे जो हमने आज पढ़ा उसको एक बार कवर करते हैं इससे, एनसीईआरटी से। Yes, so today we are on page number 48, the process of formation of a mature female. पैरा नंबर देखिए, पैराग्राफ नंबर देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा है आपके पास। हाँ, the process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. हाँ, डिफरेंट तो है स्पर्मेटोजेनेसिस से, ये मैं आपको डिफरेंस भी लिखवा दूंगा, ठीक है, अभी लिखवाऊंगा। oogenesis is initiated during embryonic life when a couple of million gametes mother cells यानी oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and are added after death, ठीक है। तो यही है जो हमने देखा अबाउट दिस, कि शुरू में ही आपके मिलियंस ऑफ जो है oogonia होते हैं। ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ oocytes भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप oocytes लिखना चाहो या oogonia लिखना चाहो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इनमें कोई भी और नंबर ऐड नहीं होता, प्यूबर्टी के टाइम भी इतने ही रहते हैं, ठीक है। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division. ये सेल्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे डिवीजन को, एंटर करेंगे प्रोफेज 1 ऑफ meiotic division and get temporarily arrested at this stage called primary oocytes. तो प्राइमरी oocytes हैं, तो प्राइमरी oocytes में जब डिवीजन होगी तो क्या होंगे, प्राइमरी oocytes की स्टेज पे ये अरेस्ट हो जाएंगे। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. वही है कि जब प्राइमरी oocyte आया तो उसके आसपास जो है ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं और उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. तो आप यहाँ पे oocyte लिखना चाहो oocyte लिख लो, या फॉलिकल्स लिख लो, आप आपके एनसीईआरटी में दिया है तो फॉलिकल्स लिख लो, ठीक है। अरे ठीक है ना, मतलब तो सेम ही है, बिकॉज oocyte फॉलिकल्स जो है वो प्राइमरी oocyte के आसपास ही तो थे, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। कहाँ गया वो, हाँ, तो ओनली दिस द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। जब ज्यादा लेयर्स आ गई और एक नई लेयर थीका बन गई थी, उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हमने क्या कहा, एंट्रम कहा था। द थीका लेयर इज देन ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiosis. अब इस टाइम पे जब ये इन्होंने क्या बता दिया, टर्शरी भी बता दिया इन्होंने, तो यार टर्शरी भी बता दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब आपको बता दें कि इस टाइम पे जो है आपकी meiosis 1 तो कंप्लीट हो चुकी है। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid oocyte, ठीक है। लार्ज हैप्लॉइड oocyte बनेगा, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी आपके पास। सेकेंडरी oocyte जो है उसमें साइटोप्लाज्म होगा, रिच साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है ये मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट, इसका आप आंसर बुक में लिख लो। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये टर्शरी फॉलिकल, देखो ये वही वाला डायग्राम जो आपको मैंने बताया था, टर्शरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा। अब मैंने आपको कहा था कि जोना पेलोसिडा है नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जो सेकेंडरी oocyte खुद ही रिलीज करेगा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा ताकि वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर सके। सेकेंडरी oocyte के ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है ओवम, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ओव्यूलेशन। अभी आपको डायग्राम भी इन्होंने दिखाया हुआ है, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम, सेकेंड पोलर बॉडी। अरे इन्होंने तो नाम ही नहीं लिया यार दोबारा उसका वो होने का। हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली लिख दिया एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब सेकेंडरी oocyte से जो ओवम बनेगा वो कब बनेगा, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। मतलब जब क्या होगा,
आपके पास स्पर्म का कांटेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बचा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा, जो एक लेक्चर का काम है। अगले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। 3-4 लेक्चर्स का काम है बस, सब 3-4 या 5, ठीक है। तो हम 11 लेक्चर्स में इसको मतलब कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी लेक्चर तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे कुछ चीज़ें लिखवानी है तो वो लिखवाऊंगा, फिर कंप्लीट करूंगा लेक्चर को, फिर एंड करूंगा लेक्चर को। देखो 1 घंटे का लेक्चर हो गया रिकॉर्डेड में, ठीक है। और मैंने आपको कहा ही था कि सिलेबस कंप्लीट मैं करवा के रहूंगा, जितना मेरे से होगा उतना तो करवाऊंगा है ना यार, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले हम होमवर्क नहीं लिख रहे, अभी अभी होमवर्क नहीं लिख रहे, अभी हम आगे कर रहे हैं। पहले तो बेनिफिट या वाई वाई साइटोप्लाज्म इन ओवम इज वेरी हाई, ओवम इज वेरी हाई। सबसे पहले तो पोलर बॉडी, या इसको आप और कैसे कह सकते हो, वाई पोलर बॉडी इज स्मॉल, ये बायपोलर बॉडी हैज वेरी लेस साइटोप्लाज्म। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज इट्स रीजन कि ओवम मस्ट हैव मोर साइटोप्लाज्म, बिकॉज आपने पढ़ा है कि स्पर्म के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता, स्पर्म हैज वेरी लेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। So, to balance the amount, to balance the amount of cytoplasm in zygote, zygote ही बनेगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद, कॉमा स्पर्म है, स्पर्म में कम है तो ओवम के ज्यादा हो जाता है। ओवम इंक्रीजेस इट्स cytoplasmic content by unequal meiotic divisions, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक। और सेकंड डिफरेंस लिखवाना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, वो भी लिखते हैं, पहले आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है। डिफरेंस लिखवाना है वो भी लिखते हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया और पहले ही समझा दिया था, तो इसको मैं मिटा भी साथ ही में रहा हूं। अब है स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis का डिफरेंस। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहां पे मैं लिखा oogenesis। सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो स्टेप नहीं या पहला पॉइंट कह लो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी प्यूबर्टी पे और oogenesis स्टार्ट हो जाएगी फीटल लाइफ में ही, फीटल लाइफ में ही ये oogenesis जो है स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। आफ्टर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में, oogenesis फीटल लाइफ पे, राइट। और स्पर्मेटोजेनेसिस में और क्या है, इसमें कोई अरेस्ट नहीं हो रहा, नो टेम्पररी अरेस्ट ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो आपके पास प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो रहा था, प्राइमरी oocyte अरेस्ट्स at prophase 1 and secondary oocyte arrests at metaphase 2। इधर भी मैंने गलती लिखा होगा, देखा, अपने बारे में तो सब पता है, अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है, और बस दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको भी आप नोट कर लो जल्दी से जल्दी। अच्छा, एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस
कैन कंटिन्यू टिल एजेस, मतलब मैन चाहे जब तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है, बट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टन एज। ठीक है, अभी सर्टन एज कब आएगी? आफ्टर मेनोपॉज, सॉरी आफ्टर मेनार्क। और यार क्या लिख रहा हूं, मेनोपॉज। मेनार्क क्या होता है? जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं मेनार्क। और मेनोपॉज मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब कई लोग तो जब मैं वीडियो डालूंगा ना, इसकी ड्यूरेशन देख के भाग जाएंगे, अरे इतनी बड़ी वीडियो, अरे पकलोल खोल के देख तो ले। oogenesis, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, वो मैंने आपको करवाए हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को कोई टाइम वेस्ट नहीं कह सकता है, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और एक और चीज, मैं आपको कहूंगा, क्या कहूंगा वो मैं इसको सोचने दो, मैंने कुछ सोचा था यार अभी बोलने को, फिर भूल गया। हाँ, क्या सोचा था यार, पहले मैं डीपीपी देखूं इस लेक्चर में कोई डीपीपी है कि नहीं है, क्योंकि वो तो बन गए हैं ना थंबनेल वगैरह। तो ये लेक्चर नंबर है 6 है ना, तो आज आपको कोई डीपीपी नहीं दी जाएगी, ठीक है। कल देखो, वैसे आज कंसेप्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा है हमने, तो वैसे तो डीपीपी आनी चाहिए थी। हाँ, 7th लेक्चर में डीपीपी है, तो आप 7th लेक्चर में उसको कर लेना, ठीक है। 7th में डीपीपी है, टुडे देयर विल बी नो डीपीपी, ठीक है, राइट। तो ये आपको मुझे जो है इन्फॉर्म करना था अबाउट डीपीपी, तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको लेक्चर को खत्म करता हूँ। हर चीज का एक अंत होता है, इस लेक्चर का अंत भी आ गया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज, कि इनमें से आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि एक फीमेल है, जैसे हमने उसमें देखी थी ना एंथर के बारे में, वैसे इसमें से भी आ सकते हैं कि एक फीमेल है, उसके पास मान लीजिए इतनी प्राइमरी फॉलिकल बन गई, ठीक है, इतनी प्राइमरी फॉलिकल बन गई, आप बताइए इतनी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं तो उससे कितने वो बनेंगे, एग सेल्स बनेंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे में कुछ क्वेश्चंस आपके हो सके लेक्चर 8-7 में ले आऊंगा, ठीक है। तो पहले अब हम होमवर्क की बात करें। टुडे देयर विल बी नो डीपीपी, बिकॉज आज अपने कंसेप्ट जो पढ़ा है वो बहुत भारी पड़ा है, तो रिवाइज टुडेज लेक्चर वेरी प्रॉपरली, एंड रिवाइज ऑल हॉर्मोन्स, सारे हॉर्मोन्स जितने अब तक हमने पढ़े हैं आप अपने नोट्स से जो है वो पढ़ेंगे, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो नाउ लेट्स एंड दिस लेक्चर। पहले मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। तो देखो, हम अब थोड़ी थोड़ी पेस जो है वो आसानी से, मतलब अच्छे से कर रहे हैं कवर सिलेबस को, ठीक है। और वैसे भी नीट तो थोड़ा लेट ही होता है एज कम्पेयर टू जेई, तो हमारा मेरे को तो लग रहा है हम कर लेंगे आसानी से। चलो फिर, बाकी तो ईश्वर के भरोसे है, राइट। तो फिर मिले अगले लेक्चर में, ओके। आज तो उधर कोई भी नहीं है, पर हाँ, एक आदि मैं आपको शायरी सुना देता हूँ, क्या स्टोरी सुना दें? शायरी ही ठीक रहेगी, शायरी ही ठीक रहेगी, कोई शायरी सुना देते हैं यार, बड़े दिन हो गए आपसे इंटरेक्ट नहीं किया। शायरी फनी देखते हैं कोई, गूगल से सर्च करूंगा यार, मैंने खुद को तो, मेरे को आती नहीं कुछ लिखनी। गाने मैंने सुना आजकल कॉपीराइट बड़े आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने खान सर की शायद यहाँ पे चेप दी, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। वाह, खान सर की यहाँ चेप दी। और देखते हैं, इलेक्शन का माहौल है अगले साल शायद, है ना, शायद क्या अगले साल है ही इलेक्शन। तो इलेक्शन के माहौल में मैंने पड़ोस की भाभी से पूछ ही लिया, भाभी किसको दोगी? अरे भाई, वो गुस्से से बोली, आपको तो बिल्कुल नहीं दूंगी, भले ही हाथी को दे दूं। क्या, सो सॉरी, ऐसे मेरे को पूरा पढ़ लेना चाहिए था पहले। चलिए, यहीं पे इसको हम छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।